और कल्पना कीजिए कि आज की कोई बहुत बड़ी मल्टीनेशनल टेक कंपनी, मतलब जो ऑनलाइन सामान बेचती है, अचानक से तय करे कि वो अब सिर्फ अपना व्यापार नहीं करेगी। और वो तय करती है कि वो पूरी सरकार ही चलाएगी, मतलब टैक्स वसूलेगी, अपनी खुद की सेना बनाएगी। हाँ, और दूसरे देशों से युद्ध भी लड़ेगी। आज के समय में तो ये विचार किसी साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी से कम नहीं लगता। बिल्कुल, ये सच में एक डरावना विचार है। आज के दौर में हम बस यही उम्मीद करते हैं कि कंपनियां अपना उत्पाद बेचें और मुनाफा कमाएं। सही बात है। न्याय व्यवस्था संभालना या फौज खड़ी करना किसी कॉर्पोरेट कंपनी का काम तो नहीं माना जाता ना। लेकिन भारत के इतिहास में ये कोई कल्पना नहीं थी, बल्कि एक जमीनी हकीकत थी। और यार यही बात इस पूरे विषय को इतना दिलचस्प बनाती है। आज के हमारे इस विस्तृत विश्लेषण का आधार यूथ कंपटीशन टाइम्स द्वारा प्रकाशित एग्जाम पॉइंटर भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था पुस्तक है। जी, और हमारा मिशन इस चर्चा के माध्यम से उस ऐतिहासिक यात्रा को समझना है जो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से शुरू होकर 1946 के कैबिनेट मिशन तक जाती है। एकदम सही। हम इस पूरी क्रोनोलॉजी को बिना किसी भारी भरकम तकनीकी शब्दावली के डिकोड करेंगे, विशेष रूप से उन छात्रों के लिए जो आईएएस, एसएससी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि हम सिर्फ तथ्यों को रटेंगे नहीं, बल्कि ये समझेंगे कि ये कानून क्यों और कैसे बनाए गए। बिल्कुल। इतिहास को समझने का यही सही तरीका है। अक्सर लोग सिर्फ तारीखें और गवर्नर जनरलों के नाम याद करने की कोशिश करते हैं, जो कि बहुत उबाऊ हो सकता है। हाँ, लेकिन देखिए, हर एक कानून, हर एक एक्ट के पीछे सत्ता का एक बहुत बड़ा संघर्ष चल रहा था। अगर हम उन कारणों को समझ लें तो तथ्य अपने आप दिमाग में बैठ जाते हैं। तो चलिए फिर इस कहानी की शुरुआत करते हैं 1773 से। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने आई थी, लेकिन धीरे धीरे उसने प्लासी और बक्सर के युद्धों के बाद बंगाल के प्रशासन पर कब्जा कर लिया। अब मेरा सवाल ये है कि जब कंपनी भारत में इतना पैसा कमा रही थी, तो अचानक ब्रिटिश संसद को 1773 में एक रेगुलेटिंग एक्ट लाकर कंपनी पर नियंत्रण करने की जरूरत क्यों महसूस हुई? इसके पीछे की असल कहानी कंपनी के लालच और दिवालियापन की है। अच्छा। हाँ, ये सुनना थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन 1770 के दशक तक ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी तो भारत से लूट खसोट कर बेतहाशा अमीर हो रहे थे। लेकिन कंपनी का क्या? खुद कंपनी दिवालिया होने की कगार पर पहुंच गई थी। कंपनी ने ब्रिटिश सरकार से एक बहुत बड़े लोन की मांग की। ओहो। तो ब्रिटिश संसद ने सोचा कि जो कंपनी इतना बड़ा साम्राज्य चला रही है, वो घाटे में कैसे जा सकती है। जाहिर सी बात है। इसीलिए उन्होंने लोन तो दिया, लेकिन शर्त ये रखी कि अब कंपनी मनमानी नहीं करेगी, मतलब ब्रिटिश संसद उस पर नजर रखेगी। और यही रेगुलेटिंग एक्ट 1773 था। यानी पैसा देने के बदले में नियंत्रण की शुरुआत। तो इस एक्ट ने भारत में प्रशासनिक स्तर पर क्या बड़े बदलाव किए? इस एक्ट ने केंद्रीकरण की शुरुआत की, मतलब सत्ता को एक जगह समेटना। उस समय भारत में कंपनी की 3 मुख्य प्रेसिडेंसियां थीं, बंगाल, मद्रास और बम्बई। 1773 के एक्ट ने बंगाल के गवर्नर का ओहदा बढ़ा दिया। उसे अब बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और मद्रास और बंबई को उसके अधीन कर दिया गया। बिल्कुल। और परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाने वाला एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि बंगाल के पहले गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स थे। वॉरेन हेस्टिंग्स, ठीक है। इसके अलावा न्याय व्यवस्था के लिए 1774 में कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना भी की गई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। लेकिन जहां तक मैं स्रोतों को समझ पा रहा हूं, ये ढांचा ज्यादा दिन तक बिना किसी विवाद के नहीं चल सका। 1784 में ब्रिटिश संसद को पिट्स इंडिया एक्ट लाना पड़ा। हाँ, क्या 1773 के एक्ट में कोई बड़ी खामी रह गई थी? खामी ये थी कि कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक काम आपस में बहुत उलझे हुए थे। 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट ने इसे बहुत ही स्पष्ट रूप से सुलझा दिया। वो कैसे? इसने एक तरह से दोहरी सरकार की व्यवस्था बना दी। व्यापारिक मामलों को संभालने के लिए कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पहले की तरह काम करता रहा। ठीक है। लेकिन भारत के राजनीतिक और सैन्य प्रशासन पर नजर रखने के लिए लंदन में एक नई संस्था बनाई गई, जिसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल या नियंत्रक मंडल कहा गया। अगर इसे आज के परिप्रेक्ष्य में समझें तो ये कुछ ऐसा है जैसे कंपनी का सीईओ दिन प्रतिदिन का व्यापार संभाल रहा है, लेकिन उस पर निगरानी रखने के लिए सरकार ने एक अलग रेगुलेटरी बोर्ड बैठा दिया है,
जो सारे राजनीतिक फैसले लेगा। ये तुलना एकदम सटीक है। और ये व्यवस्था इतनी मजबूत थी कि ये 1858 तक भारत के प्रशासन का मूल आधार बनी रही। इसके बाद जो दौर आता है ना, उसे याद रखने के लिए चार्टर एक्ट्स की एक पूरी श्रृंखला है। हाँ बिल्कुल। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इसकी क्रोनोलॉजी बहुत महत्वपूर्ण है। 1793, 1813, 1833 और 1853, हर 20 साल में एक नया एक्ट। सही कहा। मुझे तो ये पूरी व्यवस्था आजकल के किसी OTT सब्सक्रिप्शन की तरह लगती है। OTT सब्सक्रिप्शन वो कैसे? मतलब ब्रिटिश संसद कंपनी का लाइसेंस हर 20 साल में रिन्यू तो कर रही थी, लेकिन हर बार कंपनी की शक्तियां और फायदे कम करती जा रही थी। अरे वाह, ये बहुत ही दिलचस्प उपमा है। और इस सब्सक्रिप्शन के फायदे कैसे कम हुए, इसे 1813 के चार्टर एक्ट से बहुत अच्छे से समझा जा सकता है। हाँ, इस एक्ट ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार यानी मोनोपोली समाप्त कर दिया। मतलब अब ब्रिटेन की कोई भी कंपनी भारत में आके व्यापार कर सकती थी? बिल्कुल। कंपनी के पास सिर्फ 2 चीजों का एकाधिकार बचा रहा, एक चाय का व्यापार और दूसरा चीन के साथ व्यापार। 1813 के एक्ट में 2 और बातें बहुत अहम थी, जो परीक्षाओं का पसंदीदा विषय हैं। कौन सी? पहला, ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति देना, और दूसरा, भारतीय शिक्षा पर सालाना 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान। जी। लेकिन मैं ये सोच रहा था कि अचानक ब्रिटिश सरकार को भारतीयों की शिक्षा और धर्म की इतनी चिंता क्यों होने लगी थी? देखिए, ये अचानक नहीं था। उस समय ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति चल रही थी। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। हाँ, वहाँ कारखानों में माल बन रहा था और उन्हें उस माल को बेचने के लिए एक बहुत बड़े बाजार की जरूरत थी। अच्छा। ब्रिटेन के विचारकों का मानना था कि अगर भारतीयों को पश्चिमी शिक्षा दी जाएगी और पश्चिमी विचारों से अवगत कराया जाएगा तो उनका रहन सहन बदलेगा और वे ब्रिटिश वस्तुओं के अच्छे ग्राहक बन जाएंगे। बिल्कुल। शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान इसी सोच का नतीजा था। ये कोई परोपकार नहीं था, बल्कि एक सोची समझी आर्थिक रणनीति थी। अब बात करते हैं 1833 के चार्टर एक्ट की। ओके। अगर हम अपनी पिछली उपमा पर वापस जाएं, तो इस एक्ट के आते आते कंपनी का वो सब्सक्रिप्शन एकदम बेसिक प्लान पर आ गया था। एकदम सही। 1833 में ब्रिटिश संसद ने कह दिया कि कंपनी अब कोई व्यापार नहीं करेगी। मतलब चाय और चीन का एकाधिकार भी खत्म? हाँ, वो भी खत्म कर दिया गया। कंपनी को पूरी तरह से एक शुद्ध प्रशासनिक निकाय बना दिया गया। और इसी के साथ सत्ता का पूर्ण केंद्रीकरण हो गया। बंगाल का गवर्नर जनरल अब पूरे भारत का गवर्नर जनरल कहलाने लगा। जी। और स्रोत के अनुसार पूरे भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक बने। यहाँ ये समझना जरूरी है कि पूरे भारत का गवर्नर जनरल बनने का असल में अर्थ क्या था। मतलब क्या शक्तियां मिली उन्हें? इसका अर्थ ये था कि अब मद्रास और बंबई की अपनी कोई कानून बनाने की शक्ति नहीं बची। सब कुछ एक ही जगह से। हाँ, पूरे भारत के लिए कानून बनाने का काम सिर्फ गवर्नर जनरल और उसकी परिषद करेगी। और कानूनों को बनाने के लिए परिषद में एक चौथे सदस्य को जोड़ा गया, जो एक विधि विशेषज्ञ था। लॉ मेंबर। हाँ, और वो पहले विधि विशेषज्ञ थे लॉर्ड मैकाले। 1833 के एक्ट में कुछ मानवीय पहलू भी देखे गए। इसी एक्ट के द्वारा भारत में दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया। और धारा 87 के तहत ये तय हुआ कि सरकारी सेवा में धर्म, जन्मस्थान या रंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। बिल्कुल। फिर इसके ठीक 20 साल बाद 1853 का चार्टर एक्ट आया। इसने क्या नया किया? 1853 का एक्ट इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसने पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी और प्रशासनिक कार्यों को अलग अलग कर दिया। विधायी मतलब कानून बनाने वाले और प्रशासनिक मतलब कानून लागू करने वाले कार्य। एकदम सही। कानून बनाने के लिए एक अलग भारतीय विधान परिषद बनी। इसके अलावा जिस बिना भेदभाव वाली सिविल सेवा की बात 1833 में उठी थी ना, उसे 1853 में हकीकत में बदल दिया गया। सिविल सेवाओं को खुली प्रतियोगिता के आधार पर भारतीयों के लिए खोल दिया गया और इसके लिए 1854 में मैकाले समिति बनाई गई। 1853 के एक्ट में एक बात और ध्यान देने वाली थी कि इस बार कंपनी को अगले 20 साल का समय नहीं दिया गया था। ये एक बहुत बड़ा इशारा था। मतलब ब्रिटिश संसद कभी भी कंपनी का बोरिया बिस्तर गोल कर सकती थी। और फिर 1857 का विद्रोह हो गया, जिसने इस प्रक्रिया को तुरंत लागू करने पर मजबूर कर दिया। बिल्कुल। और यही से 1858 से ब्रिटिश ताज के सीधे शासन की शुरुआत होती है। 1857 की क्रांति ने ब्रिटिश हुकूमत की नींव हिला दी थी। उन्हें समझ आ गया था कि एक व्यापारिक कंपनी के भरोसे इतने बड़े देश को नहीं छोड़ा जा सकता। सही बात है। इसलिए भारत शासन अधिनियम
1758 लाया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। और भारत का शासन सीधे ब्रिटिश महारानी के अधीन आ गया। जी। परीक्षाओं के लिए यहाँ एक बहुत अच्छी मेमोरी ट्रिक काम आ सकती है। 1858 में गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वाइसराय कर दिया गया। और भारत के पहले वाइसराय लॉर्ड कैनिंग बने। हाँ, और वाइसराय शब्द का अर्थ ही होता है रॉयलिटी का प्रतिनिधि। वाइस रॉयल्टी, बिल्कुल। चूंकि अब भारत पर सीधा राजशाही का शासन था, इसलिए उनके प्रतिनिधि को वाइसराय कहा जाने लगा। ये याद रखने का बहुत ही बेहतरीन तरीका है। इसके अलावा ना लंदन में भी एक बड़ा बदलाव हुआ। क्या बदलाव? पिट्स इंडिया एक्ट के तहत बने बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को खत्म कर दिया गया। उनकी जगह एक नया पद बना, भारत का राज्य सचिव, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। तो ये राज्य सचिव कौन होता था? क्या वो भारत में बैठता था? नहीं, यही तो पेच है। राज्य सचिव ब्रिटिश कैबिनेट का एक मंत्री होता था जो लंदन में बैठता था। अच्छा, लंदन से नियंत्रण? हाँ, उसकी सहायता के लिए 15 सदस्यों की एक भारत परिषद बनाई गई। यानी अब भारत का शासन सीधे तौर पर ब्रिटिश संसद के प्रति जवाबदेह हो गया। और वाइसराय भारत में रहता था और वो राज्य सचिव को रिपोर्ट करता था। बिल्कुल सही। ये तो हुई शासन चलाने की बात, लेकिन इसके ठीक 3 साल बाद 1861 में भारतीय परिषद अधिनियम आता है। इस एक्ट के प्रावधानों को देखकर एक बड़ा सवाल उठता है। कैसा सवाल? देखिए, 1833 में हमने देखा कि अंग्रेजों ने मद्रास और बंबई से कानून बनाने की शक्तियां छीन ली थीं और पूरा केंद्रीकरण कर दिया था। फिर 1861 में अचानक वे शक्तियों का विकेंद्रीकरण क्यों करने लगे? उन्होंने मद्रास और बंबई को उनकी शक्तियां वापस क्यों दे दी? ये कोई हृदय परिवर्तन नहीं था, बल्कि 1857 के विद्रोह से पैदा हुआ डर था। डर? हाँ, अंग्रेजों को ये बात बहुत गहराई से समझ में आ गई थी कि अगर आप जिस देश पर राज कर रहे हैं, वहां के लोगों को प्रशासन और कानून बनाने की प्रक्रिया से पूरी तरह बाहर रखेंगे, तो विद्रोह निश्चित है। मतलब उन्हें जमीनी हकीकत जाननी थी। बिल्कुल। 1861 का अधिनियम भारत में प्रतिनिधि संस्थाओं की एक बहुत ही शुरुआती नींव था। उन्होंने अपनी विधान परिषदों में कुछ गैर सरकारी सदस्यों के रूप में भारतीयों को शामिल करना शुरू किया। यानी डर ने उन्हें अपनी सत्ता को थोड़ा बांटने पर मजबूर किया। स्रोत यह भी बताते हैं कि इसी एक्ट के तहत लॉर्ड कैनिंग द्वारा शुरू की गई विभागीय प्रणाली या पोर्टफोलियो सिस्टम को भी कानूनी मान्यता मिली। हाँ, ये पोर्टफोलियो सिस्टम क्या था? इसे आज की हमारी कैबिनेट व्यवस्था से समझा जा सकता है। पहले गवर्नर जनरल की परिषद सारे काम एक साथ मिलकर देखती थी। ठीक है। पोर्टफोलियो सिस्टम में परिषद के हर सदस्य को अलग अलग विभाग सौंप दिए गए, जैसे किसी को वित्त विभाग, किसी को गृह विभाग। एक सदस्य अपने विभाग का अंतिम प्रभारी बन गया, जैसे आज मंत्री होते हैं। बिल्कुल। इसके साथ ही वाइसराय को आपातकाल में बिना परिषद की सहमति के अध्यादेश यानी ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति दी गई। ये अध्यादेश जारी करने की शक्ति आज भी हमारे वर्तमान संविधान में मौजूद है। क्या बात है। अब हम भारत के संवैधानिक विकास के उस दौर में प्रवेश करते हैं जिसने आधुनिक लोकतंत्र की मजबूत नींव रखी। 1919 से 1946 तक का समय। ये बहुत ही महत्वपूर्ण कालखंड है। ये वो समय था जब भारत में राष्ट्रवाद अपने चरम पर था और उत्तरदायी सरकार की मांग लगातार तेज हो रही थी। 1919 का भारत शासन अधिनियम, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं, इस दिशा में एक बहुत बड़ा कदम था। बिल्कुल। इस एक्ट ने प्रांतों में द्वैध शासन यानी डायरकी की शुरुआत की। अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं के छात्र द्वैध शासन शब्द को रट तो लेते हैं, लेकिन इसके पीछे की कार्यप्रणाली को नहीं समझ पाते। ये द्वैध शासन असल में जमीनी स्तर पर कैसे काम करता था, ये समझना बहुत जरूरी है। देखिए, द्वैध शासन का मतलब है दो लोगों का शासन। 1919 के एक्ट ने प्रांतीय विषयों को 2 सूचियों में बांट दिया, एक आरक्षित और दूसरी हस्तांतरित। आरक्षित मतलब रिजर्व्ड और हस्तांतरित मतलब ट्रांसफर्ड। हाँ, अब अंग्रेजों ने बहुत चालाकी से सारे महत्वपूर्ण और पैसे वाले विभाग जैसे पुलिस, न्याय और वित्त अपने पास आरक्षित सूची में रखे। इन पर गवर्नर अपने अधिकारियों के साथ राज करता था। अच्छा, और भारतीयों को क्या मिला? शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि जैसे विभाग भारतीय मंत्रियों को हस्तांतरित कर दिए गए। अब मान लीजिए एक भारतीय मंत्री अपने प्रांत में नए स्कूल या अस्पताल खोलना चाहता है, तो उसे इसके लिए पैसा वित्त विभाग से मांगना पड़ता था, जो कि अंग्रेजों के पास था। अरे, ये तो एक तरह का छलावा हो गया। यानी भारतीय मंत्रियों के पास जिम्मेदारी तो थी, लेकिन काम करने की असली ताकत और पैसा अंग्रेजों के पास ही था। बिल्कुल। ये एक बहुत ही जटिल
और असफल व्यवस्था थी। इसी व्यवस्था की कमियों को दूर करने और भारतीय नेताओं के बढ़ते दबाव के कारण अंततः भारत शासन अधिनियम 1935 लाया गया। जी। ये अधिनियम हमारे भारतीय संविधान के लिहाज से सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज है। हमारे स्रोत भी स्पष्ट रूप से कहते हैं कि 1935 का यह अधिनियम हमारे वर्तमान भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत है। इस एक्ट ने ऐसा क्या किया जो इसे इतना खास बनाता है? 1935 के अधिनियम ने एक बहुत ही विस्तृत संघीय ढांचा पेश किया। इसने पहली बार एक अखिल भारतीय संघ की बात की, जिसमें ब्रिटिश भारतीय प्रांत और देशी रियासतें शामिल हों। क्या ये संघ कभी बन पाया? नहीं, रियासतों के ना जुड़ने के कारण ये संघ कभी अस्तित्व में नहीं आ सका। लेकिन इस एक्ट ने केंद्र और प्रांतों के बीच शक्तियों का बंटवारा 3 सूचियों के माध्यम से कर दिया। संघीय सूची, प्रांतीय सूची और संवर्ती सूची। एकदम सही। ये व्यवस्था आज भी हमारे संविधान की 7वीं अनुसूची में मौजूद है। इसके अलावा केंद्र और इकाइयों के बीच किसी भी विवाद को सुलझाने के लिए एक फेडरल कोर्ट की स्थापना का प्रावधान भी इसी एक्ट में था, जिसने 1937 से काम करना शुरू किया। जी। और एक बहुत ही रोचक तथ्य जो मुझे स्रोतों में मिला, आज हमारे संविधान में जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, या जिन्हें हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कहते हैं, वे दरअसल 1935 के अधिनियम से ही लिए गए हैं। बिल्कुल। उस समय इन्हें अनुदेश पत्र या इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस कहा जाता था। लेकिन उस समय इन अनुदेशों का क्या काम था? 1935 के समय में ब्रिटिश सरकार लंदन से भारत के गवर्नर जनरल और प्रांतों के गवर्नरों को कुछ लिखित निर्देश भेजती थी कि उन्हें अपना प्रशासन कैसे चलाना है और किन नीतियों का पालन करना है। अच्छा, एक गाइडलाइन की तरह। हाँ, तो जब हमारा संविधान बन रहा था तो संविधान निर्माताओं ने सोचा कि स्वतंत्र भारत की चुनी हुई सरकारों को भी ऐसे ही कुछ मार्गदर्शक सिद्धांतों की जरूरत होगी। इसलिए उन्होंने इन निर्देशों को राज्य की नीति निर्देशक तत्वों के रूप में संविधान में शामिल कर लिया। ये दर्शाता है कि हमारे संविधान निर्माताओं ने इतिहास से कितना कुछ सीखा और अपनाया। बिल्कुल। 1935 के अधिनियम में दोनों सदनों में मतभेद होने पर संयुक्त सत्र यानी जॉइंट सेशन बुलाने की व्यवस्था भी थी, जो आज भी हमारी संसदीय प्रणाली का अभिन्न हिस्सा है। हाँ, सही बात है। 1935 के बाद कई छोटे बड़े मिशन आए, लेकिन जो सबसे निर्णायक साबित हुआ वो था 1946 का कैबिनेट मिशन। इसी मिशन ने उस संविधान सभा का मार्ग प्रशस्त किया जिसने स्वतंत्र भारत का संविधान लिखा। कैबिनेट मिशन की सबसे बड़ी उपलब्धि ये थी ना कि इसने संविधान निर्माण के लिए एक बहुत ही व्यवहारिक योजना प्रस्तुत की, जिसे उस समय के सभी प्रमुख राजनीतिक दलों ने मान लिया था। इसमें सदस्यों की संख्या कैसे तय हुई थी? इसने गणितीय रूप से तय किया कि संविधान सभा में कुल 389 सदस्य होंगे। इनमें से 296 सदस्य ब्रिटिश भारत से आने थे और 93 प्रतिनिधि देशी रियासतों से चुने जाने थे। इसी संविधान सभा ने बाद में वो अथक परिश्रम किया जिसका परिणाम हमारा आज का स्वतंत्र और संप्रभु संविधान है। तो इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें तो एक व्यापारिक कंपनी के भारत आने से लेकर एक विशाल संविधान सभा के निर्माण तक की ये यात्रा प्रतियोगी परीक्षाओं के नजरिए से बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। छात्रों को सिर्फ तथ्यों को नहीं बल्कि इस पूरी क्रोनोलॉजी को याद रखना चाहिए। विशेष रूप से प्रथम व्यक्तियों को जरूर याद रखें, जैसे 1773 के एक्ट से बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बने वॉरेन हेस्टिंग्स। जी। 1833 में केंद्रीकरण के चरम पर पूरे भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने विलियम बेंटिक और 1858 में ताज का शासन आने के बाद भारत के प्रथम वाइसराय बने लॉर्ड कैनिंग। इसके साथ ही ये समझना भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि 1833 का एक्ट शक्तियों के केंद्रीकरण का शिखर था, जबकि 1861 के एक्ट ने मजबूरी में ही सही विकेंद्रीकरण की शुरुआत की। 1919 के एक्ट ने प्रांतों में द्वैध शासन जैसी जटिल प्रणाली दी, जिसे 1935 के एक्ट ने प्रांतीय स्वायत्ता में बदलकर हमारे वर्तमान संविधान का एक विशाल ब्लूप्रिंट तैयार किया। इस पूरी लंबी यात्रा को गहराई से समझने के बाद एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पैदा होता है। क्या सवाल? आज हम जिस मजबूत लोकतांत्रिक व्यवस्था और एक एकीकृत भारत को देखते हैं, उसके पीछे 1935 के अधिनियम का बहुत बड़ा हाथ है, जिसने एक मजबूत केंद्र की वकालत की। बिल्कुल। लेकिन जरा सोचिए, अगर ब्रिटिश संसद ने 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से
ईस्ट इंडिया कंपनी पर अपना केंद्रीकृत नियंत्रण स्थापित करना शुरू ही नहीं किया होता। अच्छा। अगर उन्होंने मद्रास, मुंबई और बंगाल की शक्तियों को एक जगह समेटने की वो प्रक्रिया कभी शुरू ही न की होती, तो क्या आज भारतीय उपमहाद्वीप एक मजबूत, एकीकृत और विशाल लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में विकसित हो पाता? ये तो बहुत ही गहरा सवाल है। या फिर बिना किसी केंद्रीय प्रशासनिक सत्ता के ये कई छोटे छोटे, खंडित और अलग अलग देशों का एक समूह मात्र रह जाता? यह एक ऐसा सवाल है जो सिर्फ परीक्षा के तथ्यों तक सीमित नहीं है, बल्कि हमारी ऐतिहासिक समझ को झकझोरता है। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे सदियों पहले लिए गए प्रशासनिक फैसलों ने आज के हमारे अस्तित्व को आकार दिया है। इस पर जरूर विचार कीजिएगा।